Yes, good morning, students. Yes, anyone say, is my display is visible and the voice is clear? Is anyone hand raised? Yes, Akhil, Akanksha, Dipesh is telling me. Okay. So we will start. So today it is our second lab, and in this lab we will try to understand some programs. Okay. So are you ready to understand the some examples that will be the useful for your this object oriented programming? Okay, now very first we have to understand what is the basic structure of a C++ program. तो जैसे सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का भी स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें प्रोग्रामिंग करनी है। तो सबसे पहले जैसे सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स को हम इंक्लूड करते थे वैसे इसमें भी इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आईओ स्ट्रीम। यहाँ पर आईओ स्ट्रीम मैंने लिखा है। .h आपको अगर टर्बो सी प्लस प्लस में यूज करना है तो यहाँ पर .h लगाएंगे। अदरवाइज ऑनलाइन अगर कंपाइलर में यूज करना है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इसे iostream लिख सकते हैं। तो ये एंगल ब्रैकेट में लिखेंगे आप iostream और उसके बाद में टर्बो सी प्लस प्लस में यूजिंग नेम स्पेस std की जरूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर में रन कर रहे हैं तो ये यूजिंग नेम स्पेस std कंपलसरी होता है। तो इसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे। फिर मेन फंक्शन जैसा हम लिखते हैं उसमें सी लैंग्वेज में वैसा इसमें भी लिखेंगे। तो int int ये आपको प्रोग्राम बेसिकली रिटर्न करता है और मेन प्रोग्राम 0 रिटर्न करता है, इसलिए यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा हुआ है। और मेन प्रोग्राम को हम main से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे सी में करते थे वैसे इसमें करेंगे। पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा है, इससे ये क्लियर होता है कि ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट आपका एम्प्टी है, यानी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। तो इसे एम्प्टी रखेंगे। फिर करली ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रोग्राम यहाँ से बिगिन हो रहा है और करली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो रहा है। तो करली ब्रैकेट रिप्रेजेंट ब्लॉक ऑफ ए प्रोग्राम। ये जो लेफ्ट करली ब्रैकेट है ये बिगिन के लिए रहेगा और राइट करली ब्रैकेट ये एंड के लिए रहेगा। इस करली ब्रैकेट के बीच में हम लोग अपना एक्चुअल प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो हेलो वर्ल्ड का है। तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए आउटपुट स्टेटमेंट का
सी आउट यूज करेंगे। सी लैंग्वेज में हम लोग प्रिंट एफ यूज करते थे, यहाँ पे सी आउट यूज करेंगे। तो सी आउट का बेसिकली इट इज ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आईओस्ट्रीम जो वहां पर हम हेडर फाइल बोलते थे, ये क्लास बोलते हैं यहाँ पे, इट इज ए क्लास हेडर फाइल। और ये सी आउट का पूरा नाम है कंसोल आउट, यानी कंसोल में मुझे कुछ आउटपुट देना है तो मैं सी आउट यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से सी इन लेंगे जब कंसोल से इनपुट लेना हो तो, ठीक है। इसके बाद हम ये ब्रैकेट जो यूज किए हैं एंगल ब्रैकेट, तो इसे आपको यूज करना है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका आर्गुमेंट आउटपुट में जाएगा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन शो कर रहे हैं इट इज ए लेसर साइन, तो दो लेसर साइन एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, एक साथ लगाएंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे हमने यूज किया है डबल स्ट्रिंग में आर्गुमेंट, तो ये जो आर्गुमेंट है ये स्ट्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट हेलो वर्ड है, यानी इस प्रोग्राम को जितने बार हम रन करेंगे हमारे को आउटपुट हेलो वर्ड ही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे आपको और एक एंगल ब्रैकेट यूज किया है, तो ये एक ही लाइन में दो एंगल ब्रैकेट यूज किए हैं, तो इसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग, यानी ये दो पैरामीटर को जोड़ने के काम आता है, तो इसे बोलते हैं कैस्केडिंग। तो कैस्केडिंग का मतलब ये है कि दो आर्गुमेंट को जोड़ना है, चाहे वो आउटपुट के रेफरेंस में हो चाहे वो इनपुट के रेफरेंस में हो। तो यहाँ पे एंड एल यूज किया है, तो एंड एल का पूरा नाम है एंड लाइन, तो ये स्लैश एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहाँ स्लैश एन भी लगा सकते हैं, जो C++ लैंग्वेज है वो C को ही यूज करते हैं, तो मोस्टली 80% जो है C का इसमें कंसेप्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के व्यू में होता है। तो यहाँ पर एंड लाइन का मतलब है कि आउटपुट में ये चीजें आपको न्यू लाइन जनरेट करके देगा। तो जब भी हम एक प्रोग्राम को रन करेंगे तो हेलो वर्ड तो स्क्रीन में दिखेगा और उसी के साथ कर्सर जो वेट करेगा वो नेक्स्ट लाइन में दिखेगा, क्योंकि एंड लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है। हालांकि इस प्रोग्राम में एंड लाइन का बहुत कुछ यूज नहीं है, क्योंकि एक ही आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है। अगर एक से ज्यादा आउटपुट आपको लेने हैं तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज करिए कि मुझे एक और सी आउट हेलो वर्ड प्रिंट करना है, तो देखिए यहाँ पे मैं हेलो वर्ड के लिए क्या यूज कर सकता हूँ, एक और लाइन यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे सी आउट लिख देंगे आप, और इसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही लिखेंगे। तो हमें क्या पता चलेगा कि दो हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में दो आउटपुट आ जाएंगे, एक हेलो वर्ड आ जाएगा, ठीक है, और हेलो C++ आ जाएगा। तो मैं दो चीजें यहाँ पर दे देता हूँ आपको, तो एक हेलो वर्ड हो गया और एक हेलो C++ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला प्रोग्राम बनाना है। और यहाँ पे हम लोग चाहे तो स्लैश एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लैश एन लिखने का दो तरीका है, या तो आप इसे सिंगल कोट में लिखें, ये सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अपन
डबल कोट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डबल कोट में लिखने का तरीका इस तरीके का है। तो डबल कोट में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरीका है आपको यहाँ पर लिखने के लिए, जो /n यूज कर रहे हैं आप। ठीक है, इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द यूर वन सिंपल प्रोग्राम कि हम अपना आउटपुट किस तरीके से स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे। नाउ यहाँ पर ये याद रखेंगे, जो डबल कोट है वो आपका इस तरीके से ही होना चाहिए, जो ये आपका ट्रू कैरेक्टर में आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ए C++ स्ट्रक्चर इन ए स्पेसिफिक एंड द पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, C++ जो प्रोग्राम है वो स्ट्रक्चर में होता है और स्पेसिफिक नेचर का होता है, पर्टिकुलर मैनर का होता है। तो इन C++ ए प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 सेक्शन। तो 3 सेक्शन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला सेक्शन कहलाता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन। तो ये पहला है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सेक्शन। तो ये जो आपके पास में आ रहा है, यहाँ पे हमने जो लिखा है, इट इज ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का स्पेस कहलाता है। फिर मेन फंक्शन सेक्शन। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, जिसको हम बोलेंगे मेन फंक्शन सेक्शन। तो मेन फंक्शन सेक्शन की जगह कौन सी है? इट इज ए मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन यहाँ पर दिख रहा है, इट इज नोन एज ए अवर मेन फंक्शन। तो ये यहाँ पे मेन फंक्शन का काम कर रहा है। फिर फंक्शन बॉडी सेक्शन। तो फंक्शन बॉडी सेक्शन क्या है? जो ये फंक्शन है उसकी जो एग्जैक्टली प्रोग्राम है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली फंक्शन बॉडी सेक्शन। तो इट इज ए फंक्शन बॉडी सेक्शन। तो ये 3 सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं और ये 3 सेक्शन का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हमें दिख रहा है। ओके, तो इंक्लूड, देखिए इंक्लूड यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं, जैसे सी में यूज करते थे वैसे ही है कि इज ए स्पेसिफिक प्री प्रोसेसर कमांड। इसमें जब भी हम यूज करते हैं तो ये स्पेसिफिक प्री प्रोसेसर कमांड के काम में आता है। प्री प्रोसेसर का मतलब है कि ये पहले से ही प्रोसेस करके हमको कंपाइलर देता है। हम जिसे यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे डायरेक्टली इसकी कोडिंग मिल सकती है। तो इसमें हमने यूज किया है द फाइल एंगल ब्रैकेट में आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम का पूरा नाम क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो ये पूरा नाम है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ये वाइवा में जरूर पूछा जाता है कि पूरा नाम क्या है इसका। आईओ इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो हर चीज इसके अंदर स्ट्रीम मतलब एक बफर होती है जो 1 बाय 1 आपको लेनी पड़ती है। तो ये जो फाइल को इस तरीके से हम लिखते हैं, ये एक स्टैंडर्ड है, इस तरीके से ही लिखना चाहिए। एंड ये दैट शुड कम विद द C++ कंपाइलर और इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अच्छा, दिस कमांड कंटेन्स द कोड फॉर डिस्प्लेइंग एंड गेटिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। इसमें कमांड इस तरीके की लिखी जाती है कि हम इनपुट ले सकते हैं फ्रॉम द यूजर और आउटपुट कर सकते हैं डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑन ए स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोड जो दिया है वो डिस्प्ले का दिया हुआ है, इसमें सी इन का यूज नहीं किया गया है अभी जो प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिस्प्लेइंग करने का, डिस्प्लेइंग का मतलब है आउटपुट और गेटिंग का मतलब है इनपुट। तो डिस्प्लेइंग हमने किया है, अभी गेटिंग नहीं किया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक नेम स्पेस यूज किया है। तो नेम स्पेस इज नथिंग बट इज ए प्रीफिक्स
that is applied to the all name in a certain set, and this IOStream file define two namespace used in this program for the cout and the end line। तो यहाँ पे नेम स्पेस हम लोगों ने जो यूज किया है वो cout और एंड लाइन के लिए यूज किया है। तो दिस इज अबाउट द यूर फर्स्ट हेडर फाइल, देन यूज नेम। अब हमको देखना है मेन सेक्शन। तो देखिए मेन सेक्शन को यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेन सेक्शन जो है इंट मेन पैरेंथेसिस ब्रैकेट और करली ब्रैकेट, ये इसको कहते हैं मेन फंक्शन सेक्शन। ठीक है, और इस करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे उसे कहेंगे फंक्शन बॉडी सेक्शन, उसे कहते हैं फंक्शन बॉडी सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल C++ प्रोग्राम इज द मेन फंक्शन। कोई भी हम C++ प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हमारा मेन फंक्शन मस्ट होता है, यानी इसको हमें कंपलसरी इसी कैरेक्टर में लिखना पड़ता है। हम यहाँ पर कैपिटल M नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड नहीं लिख सकते हैं। अब ये जो मेन है वो कीवर्ड नहीं है, ये जो मेन है ये आपका और कंपाइलर का एक अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन कहलाता है। मेन क्या है? फंक्शन है। अच्छा, मेन फंक्शन होने से क्या ये इनबिल्ट फंक्शन है? नहीं है, ये इनबिल्ट फंक्शन भी नहीं है। जैसे दूसरे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज में, वैसे इसमें भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन फंक्शन जो है वो इनबिल्ट फंक्शन नहीं है, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या है ये? यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो दो चीज याद रखेंगे कि मेन जो है वो कीवर्ड नहीं है, मेन आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। तो क्या मेन है? मेन आपका बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ही फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है, और ये जो मेन है वो यूजर के द्वारा बनाया हुआ फंक्शन है। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। तो जब भी हम कंप्यूटर में प्रोग्राम रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहीं से आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो वो मेन के बाद जो भी लिखा है, जैसे सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड लाइन लिखा है, तो ये इसका पहला लाइन मानेगा, इसे वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर दूसरी लाइन पर आएगा, फिर इसे एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरी लाइन पर आएगा और यहाँ पे रिटर्न लिखा है तो ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट द यूर फंक्शन। पहला प्रोग्राम सबको समझ में आया? ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल प्रोग्राम है, आपको सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसमें क्या चीज समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि हमको क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि बहुत सारी चीजें छोटी छोटी भी होती हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको भी अपने तरफ से समझना पड़ेगा, फिर जाके सब चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो हम लोग कहावत भी बोलते हैं कि जब ताली दोनों हाथ से ही बजती है। ठीक है, जब तक आप चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम भी आपको नहीं समझा पाएंगे। आपके पास में और मुझे समझाने में दोनों जब हम लोग विलिंगली नहीं सोचेंगे पढ़ने और पढ़ाने का कंसेप्ट, तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि इस चीज को समझने के लिए दोनों तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट प्रोग्राम।
तो ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया है तो उसको थोड़ा सा हम लोग और भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो अभी मैं दूसरा प्रोग्राम आपको बता रहा हूँ। तो देखिए दूसरा प्रोग्राम क्या है। Write a program to display the following output using a single cout statement। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि write a program to display the following output using a single output statement। तो यहाँ पे मैथ इज इक्वल टू 90, फिजिक्स इज इक्वल टू 74, केमिस्ट्री इज इक्वल टू 76। तो इस तरीके से आपको आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली प्रोग्राम वेलकम का ही है, वेलकम का ही जैसे ही प्रोग्राम बनाना है इसमें, और कोई इसके अंदर चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड की है, उसके बाद में नेम स्पेस को ऐड किया है, फिर मेन फंक्शन लिखा है, इंट मेन फंक्शन, और फिर फंक्शन बॉडी हमने लिखा है। तो फंक्शन बॉडी के अंदर ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है, सी आउट दैट इज मैथ इज इक्वल टू 90/t, फिजिक्स इज इक्वल टू 74/t, केमिस्ट्री इज इक्वल टू 76। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा ये याद रखें कि जो आपने अपने सिलेबस में भी आप देखते रहे उसमें ये प्रोग्राम लिखा होगा आपका, वही प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, और उसके अलावा दूसरा प्रोग्राम भी हम लोग आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसके अंदर में कोई भी आपको नई चीज नहीं है। जैसे आप सी लैंग्वेज में करते थे प्रिंटफ के द्वारा वैसे ही करेंगे। यहाँ पे मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी जब भी इसको मैं आउटपुट करूंगा तो इसका आउटपुट कैसा दिखेगा। देखिए इसका आउटपुट कैसा दिखना चाहिए। सपोज करिए कि ये आपकी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन में हमें आउटपुट दिखना है। तो देखिए, तो इसमें आउटपुट हमें क्या दिखना चाहिए। तो इसके अंदर में जो आउटपुट दिखेगा आपका, दैट विल बी यूर, है ना। इसके अंदर जो आउटपुट दिखेगा, कैसे दिखेगा आउटपुट हमको इसके अंदर में आउटपुट दिखना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा मैथ, तो मैथ लिखा हुआ दिखेगा, इजिकल टू 90 आएगा। अब यहाँ /t लगाया है मैंने, तो /t का काम क्या है, /t आपको 8 स्पेस जनरेट करके देता है। t का मतलब होता है टैब। तो जैसे टैब में दबाता हूं, ये ना, ये आपके लेफ्ट साइड में एक टैब की होता है। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा, देखिएगा ध्यान से, कर्सर यहाँ से जंप करके 8 स्पेस देगा। तो ये यहाँ पर आ गया मेरा कर्सर। ठीक है, आप चाहे तो स्पेस भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 स्पेस आपको जनरेट करके देगा। और इसके बाद क्या लिखा हुआ आएगा, फिजिक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स आपको लिखना है और इजिकल टू 74 लिखना है। अब फिर से मैंने /t लगाया है, तो डायरेक्टली हम फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, आपके 8 स्पेस में, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 स्पेस मिल जाएगा। फिर केमिस्ट्री लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपको इस तरीके का आउटपुट मिलेगा, जिसमें यहाँ पर एक लाइन में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम /t के जगह /n लगा देते हैं तो क्या होगा, /n लगाएंगे, अगर मैं यहाँ पर /n लगा देता हूँ तो /n लगाने का मतलब क्या है, आपका नया लाइन, यानी कि न्यू लाइन से जनरेट होगा। तो इस केस में आपका फिजिक्स कहाँ चला जाएगा, वो न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री कहाँ चला जाएगा, वो न्यू लाइन में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलेगा। और अगर सपोज करिए यहाँ पर मैं चाहूँ तो एंड लाइन लगाना चाहता हूँ, तो एंड लाइन लगाने के लिए क्या करेंगे आप,
यहाँ पे हम यूज करेंगे यहाँ पर आपको यूज करना है, सबसे पहले कैस्केडिंग करना पड़ेगा। तो देखिए कैस्केडिंग के लिए इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं कैस्केडिंग। तो ये कैस्केडिंग कहलाता है, ठीक है। एंड लाइन लगा दीजिए। एंड लाइन के बाद हमको फिर से इसको यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो फिर से यूज कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूज करना है तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और ये आपका फिजिक्स लिखा हुआ आ गया। तो देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, वही सेम चीज आउटपुट दिखेगी, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले मैथ इजिकल टू 90 लिखा है, उसके बाद एंड एल लिख दिया। तो एंड एल का मतलब ये हो गया कि ये न्यू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये न्यू लाइन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया तो फिजिक्स कहाँ चला गया, वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, 74 आ गया। फिर मैंने यहाँ पर स्लैश एन का यूज कर लिया है। तो स्लैश एन क्या बता रहा है कि केमिस्ट्री कहाँ जाएगा, न्यू लाइन में जाएगा। तो आप दोनों मिक्स मोड भी यूज कर सकते हैं, एंड लाइन भी और स्लैश एन भी, यानी जो आपको जितनी सहूलियत है दोनों यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो नॉर्मली एक तरीके से देखा जाए तो 80% इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोग्राम आपको मैंने समझाया है। अब मैं आपको थोड़ी नई चीज समझाना चाहता हूँ, दैट इज नोन एज ए यूर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये दोनों प्रोग्राम तो सरल थे, जैसे अपन ने सी में करा था वैसे ही किया है, तो कोई ज्यादा कठिन नहीं है ना। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आप अपने आप प्रोग्राम को बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही आप बनाएंगे ना तो आपको सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके अब देखिए ध्यान से थर्ड प्रोग्राम अपन बनाते हैं। तो देखिए थर्ड प्रोग्राम मैंने लिखा है कि राइट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे सी प्रोग्राम नहीं बनाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाना है टू डिस्प्ले मैसेज वेलकम यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो वेलकम का ही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे वेलकम का प्रोग्राम बनाने के लिए ये देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखना आप, उसके बाद में दूसरा देखना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इट इज ए यूर, ठीक है। पहले इसको देखना आप, ये दो प्रोग्राम लिखे हैं, है ना। एक में वेलकम 2 बार आएगा और एक में वेलकम आपका, है ना, एक में वेलकम आएगा आपका, है ना, यहाँ पर 2 बार आएगा भाई, है ना। इसको याद रखेंगे थोड़ा सा तो आपको क्लियर रहेगा। तो ये वाला कलर का जो प्रोग्राम है ये सबसे पहले देखिए, यहाँ पर वेलकम हमने किस तरीके से लिखा है। तो इस प्रोग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए हमने क्या किया है, अब ये नई कंसेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ प्रोग्राम में। तो सबसे पहले देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है, आपका प्री प्रोसेसर है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको आता है आईओ स्ट्रीम लिखना। सेकंड लाइन में हमने क्या इंक्लूड किया है, हमने नेम स्पेस को ऐड कर दिया। तो ये सेकंड लाइन हो गई, ठीक है। अब थर्ड लाइन में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट ए क्लास लिखा है। तो देखिए क्रिएट ए क्लास जैसे लिखा है ना, तो ये कमेंट्स कहलाते हैं। जब भी मैं डबल स्लैश यूज करता हूँ ना तो ये कमेंट्स में आ जाता है, तो प्रोग्राम इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो कमेंट्स में आ गया। तो देखिए यहाँ जो तीसरी लाइन लिखी है ये कमेंट्स है। तो ये क्या शो कर रही है कि आपको एक मैसेज बता रही है। क्या मैसेज है कि क्रिएट ए क्लास, इसके नीचे का जो कोडिंग है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्रिएट ए क्लास कर रहा है, मतलब क्लास को हमें सबसे पहले बनाना है। तो देखिए क्लास कैसे बनाएंगे, क्लास को बनाने के लिए देखिए आपको मैं यहाँ पर अब फोर्थ लाइन लेके आ गया। थर्ड लाइन तो कमेंट हो गया, है ना, इसको कमेंट बोलेंगे। यहाँ फोर्थ लाइन में आ जाइए। फोर्थ लाइन में बस आपको बहुत ध्यान से देखना है, यही एक नई चीज आपके लिए है आज से। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि क्लास बना रहे हैं। तो क्लास बनाने का सिंटेक्स क्या है, ये क्लास बनी हुई है, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से कर देता हूँ तो शायद आपको अच्छे से दिखेगा, है ना। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, लेट इट इज ए, हाँ ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये क्लास कैसे बनाते हैं।
तो क्लास बनाने के लिए सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हमको क्लास वर्ड लिखना पड़ेगा। तो क्लास क्या है आपका, यहाँ पर कीवर्ड है, और उसके बाद क्लास का नाम क्या है, डिस्प्ले। तो मैंने क्लास का नाम डिस्प्ले लिखा है। तो ये डिस्प्ले जो है वो है यूजर डिफाइंड वर्ड, ये आइडेंटिफायर है, ठीक है ना। डिस्प्ले क्या है, यहाँ पे आइडेंटिफायर है। आप यहाँ पे जो भी रूल के आइडेंटिफायर का रूल है उसके अकॉर्डिंग आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्ले लिखा है। तो याद रखें कि जो आइडेंटिफायर बनाते हैं वो थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए, इससे मीनिंग रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो ये डिस्प्ले यहाँ पर आप लिखेंगे। अब क्लास को हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको कर मतलब ब्रैकेट को ओपन करोगे, ब्लॉक यानी कि क्लास आपका यहाँ से बिगिन हुआ है। उसके बाद में एंड कहाँ हुआ भाई, ये एंड हुआ। तो 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 कर देते हैं। तो 9th लाइन में देखिए ये एंड हो रहा है। और इसको ध्यान से देखिए भाई कैसे हो रहा है, ये आपका लेफ्ट करली ब्रैकेट है, ये राइट करली ब्रैकेट है, और इसके बाद सेमी कॉलन लगाना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपका क्लास का क्या बन गया, डेफिनेशन बन गया। ये क्लास की आपकी डेफिनेशन। क्रिएट ए क्लास का मतलब क्या है कि आपने क्लास को डिफाइन कर दिया है। तो क्लास को डिफाइन करने का मतलब क्या हो रहा है कि हम क्लास में दो चीजें डिफाइन करते हैं। पहला करते हैं डेटा मेंबर और दूसरा करते हैं मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें हमने देखिए एक ही चीज किया है जिसका नाम है मेंबर फंक्शन। हमने यहाँ पर मेंबर फंक्शन को यूज किया है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी डेटा मेंबर को यूज नहीं किया है। तो अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि जो मेंबर फंक्शन हम बनाने वाले हैं, मेंबर फंक्शन मतलब क्या है, इट इज ए यूर प्रोग्राम हाउ टू रन दिस मेथड। ये मेथड ही कहलाता है, इसको हम मेथड ही बोलते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये मेथड का मोड क्या रहेगा, इस मेथड का मोड है पब्लिक मोड रहेगा। तो ये पब्लिक का मतलब ये है कि ये आपके जिसमें कॉल होगा वहां पे ये रन हो जाएगा, ठीक है। पब्लिक का मतलब है इट इज ए यूर ओपन टू ऑल। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, मेंबर फंक्शन का नाम क्या है, मेंबर फंक्शन का नाम है void मैसेज। तो ये फंक्शन बनाना तो हमने सीख लिया था सी लैंग्वेज में, वही यहाँ पर यूज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो void मैसेज, तो मुझे मैसेज क्या डिस्प्ले करना है, वेलकम डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये मैसेज बनाया मैंने, तो ये मैसेज का नंबर कितना हो गया, 7 हो गया भाई। अब ये 7 डाल दीजिएगा। और यहाँ पे हमने क्या लिया है, सी आउट वेलकम लिया है, तो ये आपका 8 नंबर हो गया। अब देखिए एकदम से क्लियर दिख रहा है आपको कि हमने जो क्लास क्रिएट की है वो आपकी सबसे पहले क्लास का नाम दिखा है, उसके बाद में क्लास का ब्लॉक दिख रहा है। ब्लॉक को हम ओपन करली ब्रैकेट, क्लोज करली ब्रैकेट और सेमीकोलन से बनाते हैं। उसके अंदर हमें अपना डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है मेंबर फंक्शन। तो मेंबर फंक्शन का मतलब ही मेथड होता है, इसको मेथड भी हम बोल सकते हैं, इट इज आल्सो नोन एज ए मेथड। ये मेथड कहलाता है, ठीक है। तो मेथड का मतलब हमको किस तरीके से इस प्रोग्राम में, अच्छा इस प्रोग्राम में डेटा मेंबर नहीं है, डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना, वेरिएबल नहीं है। इसमें डायरेक्टली प्रोग्राम हमारा क्या है, वेलकम को प्रिंट करना। वेलकम क्या है, वेलकम आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट के लिए वेरिएबल की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमको इंडिपेंडेंट ये मेंबर फंक्शन मैंने बना लिया है, ये मेंबर फंक्शन आपका बना हुआ है, ठीक है। इस मेंबर फंक्शन को आपको बनाना आना चाहिए। और ये मेंबर फंक्शन क्या है, ये है नो वे कम्युनिकेशन। नो वे, देखिए 3 प्रकार के फंक्शन होते हैं। पहला नो वे कम्युनिकेशन, 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन। तो ये आपका नो वे कम्युनिकेशन है, यानी ये फंक्शन कोई भी एम्प्टी पैरेंथेसिस है, देखिए यहाँ पर ये एम्प्टी है,
है ना। तो ये आपका कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। इसके बाद में वॉइड यहाँ लगा है, यानी कोई भी ये आर्गुमेंट रिटर्न भी नहीं कर रहा है। तो नो रिटर्न एंड नो इनपुट, यानी ये बन गया आपका नो वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन भी देखेंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम पूरा बन के क्रिएट हो गया। अब मेरे को मेन प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए मेन प्रोग्राम लिखने के लिए हमने वही यूज किया है जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में यूज किया था। तो ये 10th लाइन हो गई आपकी मेन प्रोग्राम की। ठीक है, अब मेन प्रोग्राम में आपको कोडिंग लिखना है। तो कोडिंग में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। तो देखिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या सिंटेक्स यूज किया है, 11th लाइन, इसको मैं कौन सी लाइन बोलूं, इट इज ए 11th और इट इज ए 12th लाइन। तो देखिए ध्यान से 12th लाइन में आपको क्या दिख रहा है, 12th लाइन में दिख रहा है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट मतलब आपका वेरिएबल को क्रिएट करना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रन टाइम एंटिटी है। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे। तो भाई क्लास का नाम क्या है, ऊपर देखिए ध्यान से, क्लास का नाम क्या है, मन में बोलिए डिस्प्ले। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले लिखा हुआ है। और मुझे यहाँ पर जो भी आइडेंटिफायर बनाना है अपने ऑब्जेक्ट के लिए वो मैंने बना दिया है। तो OBJ मैंने लिखा है, आप चाहे तो यहाँ पे कुछ भी आइडेंटिफायर आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा है और ये मैंने क्लियर बताया है कि इट इज ए क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो देखिए प्रोग्राम में क्लास को पहले बनाना कंपलसरी है, फिर ऑब्जेक्ट को बनाना कंपलसरी है। ठीक है, दो चीजें आपको क्लियर हो गई आज। तो ये क्रिएट ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली अपने जो क्लास के मेंबर्स हैं उसे यूज करना है। तो देखिए ध्यान से हमने कैसे मेंबर को यूज किया है। तो हमारे पास में मेंबर फंक्शन क्या है, MSG मैसेज है, इसे हमें यूज करना है। तो कैसे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट MSH यानी कि 13 नंबर पर देखिए तो 13 नंबर पे आपको मैसेज दिख रहा है कि मेंबर फंक्शन को यूज करने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि आपको पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट ऑपरेटर लगाना है और फिर आपके मेंबर फंक्शन का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी आपने यूज किया है। तो देखिए मेरा ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, OBJ, दिस इज द ऑब्जेक्ट नेम। तो फॉर्मूला क्या हुआ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है, देखिए ध्यान से, OBJ है। इसके बाद डॉट ऑपरेटर लगाएंगे आप, तो डॉट ऑपरेटर लगाया। इसके बाद में मेंबर फंक्शन का नेम, तो मेंबर फंक्शन का नेम। तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया ना, इसको मैं फॉर्मूला बोलूंगा। क्या मैंने यूज किया, मैंने यूज किया ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन नेम। तो ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न 0 हो गया। ठीक है, अब ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। तो ये आपका 14 लाइन हो गई, ये आपकी 15 लाइन हो गई। तो 15 लाइन का मेरा प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको आप जब रन करेंगे ना तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर वेलकम मिलेगा। अब सपोज करिए कि जो मुझे वेलकम है 4 बार प्रिंट करना है। तो 4 बार प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए हमारे इस प्रोग्राम को तो चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एज इट इज है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसको चेंज मत करना। तो ये तो आपका पूरा चेंज नहीं। अब देखिए रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो देखिए रीयूजेबिलिटी में क्या है, मैंने यहाँ पे क्या चेंज किया, जो मैंने ऑब्जेक्ट लिखे थे वो 4 बार लिख दिए हैं। बस यही एक इम्पोर्टेंट है कि हमको किस तरीके से अपने प्रोग्राम को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ से देखिए दो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने लग गई कि मेरा जो प्रोग्राम है वो रीयूज हो रहा है और मेरा प्रोग्राम एक्सटेंड हो पा रहा है। तो ये अगर दो चीजें हो जाती हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमको 4 बार वेलकम मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं एक और प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें राइट ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम टू कैलकुलेट मोहन्स रूम एरिया एंड मोहन्स रूम वॉल्यूम।
तो मोहन क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो थोड़ा लाइव करने के लिए मैंने नाम लिखा है कि मोहन के पास एक रूम है, उस रूम का हमें एरिया निकालना है और उसके पास उस रूम का वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा लाइव नेचर कैसा दिख रहा है। अब देखिए उसको थोड़ा मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे उल्टा काम करते हैं। पहले मेन प्रोग्राम देखिए, मेन प्रोग्राम में किस तरीके से मैंने लिखा है इसे समझिए। तो देखिए मेन प्रोग्राम मेरा क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोग्राम का नाम लिखा है जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, फिर ओपन करली ब्रैकेट कर लिया है, फिर मैंने यहाँ पर रूम है ना, इट इज ए मेरा क्लास का नाम है रूम। अब मेरा ऑब्जेक्ट कौन है भाई, वो है मोहन, ठीक है। तो इट इज ए ऑब्जेक्ट। अब मैंने मोहन को पहले सबसे पहले डेटा को रीड करवाया है। तो डेटा को रीड करवाने के लिए देखिए मैंने क्या लिखा है, मोहन रीड रूम डेटा, ठीक है, ये मैंने लिखा है। अब देखिए क्लास का क्या फीचर्स यूज करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहले इसको आप समझिए तो आपको एक नया तरीका मिलेगा। फिर फिफ्थ लाइन में हमने क्या किया है कि एक मैसेज डिस्प्ले किया है कि एरिया ऑफ मोहन रूम इज व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके मेंबर को कॉल कर लिया है, तो इट इज ए यूर 6th। फिर यहाँ पर एंड लाइन लगा दिया है, तो इट इज ए 7, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने यूज किया है 8 में, क्या यूज किया भाई, 8 में यूज किया है सिंपली हमने क्या यूज किया है, इसको ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि हमने यूज किया है ना। 8 नंबर पे देखेंगे हम लोग क्या यूज किया है, वॉल्यूम ऑफ मोहन रूम। तो मोहन का जो रूम है उसका वॉल्यूम कितना है, तो ये हमने मैसेज यूज किया है। फिर यहाँ पे 9th रो में क्या है, इट इज ए रूम कैलकुलेट द वॉल्यूम, ये एक मेंबर है। इसके बाद लास्टली हमने 10th में रिटर्न किया है और आपके 11th में हमने इसे क्लोज कर दिया है। तो इट इज ए यूर प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम को समझना है तो इसके क्लास को समझना पड़ेगा। तो ये क्लास को हमने समझा है, यहाँ पर आईओ स्ट्रीम लिखा है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखा है। तो सबसे पहले हमने अपने क्लास को बनाया है, दैट इज द क्लास रूम बनाया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने है ना डेटा मेंबर भी यूज किया है, तो इट इज नोन एज ए डेटा मेंबर। इसको मैं बोलता हूँ डेटा मेंबर। तो ये डेटा मेंबर हो गया आपका। और मेंबर फंक्शन कौन से हैं, 2 है। पहला मेंबर फंक्शन है कि रीड रूम डेटा, फिर है आपका रूम कैलकुलेट एरिया, और तीसरा है 3 मेरे मेंबर फंक्शन है। तो सबसे पहले रूम है ना, इट इज ए रीड रूम डेटा, ये आपका पहला मेंबर फंक्शन है भाई। दूसरा मेंबर फंक्शन कौन सा है, दूसरा ये मेंबर फंक्शन है ना। तो इट इज ए सेकेंड मेंबर फंक्शन। तो 2 मेंबर फंक्शन हो गए, ये तीसरा हो गया। तो 3 मेंबर फंक्शन हो गए इसमें, और इसके अंदर में 3 क्या है, डेटा मेंबर है। आपका लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। तो ये यहाँ पे पब्लिक मैंने यूज किया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इट इज ए पब्लिक। एक्चुअल में यहाँ पर इसे प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट हम करके देखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हमारा जो डेटा मेंबर है ना वो कभी भी पब्लिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी पर प्राइवेट होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा बदल के यहाँ पर पब्लिक कर देता हूँ, इट इज ए पब्लिक सेक्शन। तो ये पब्लिक सेक्शन हो गया, और ये जो आपका है इट इज ए प्राइवेट। तो इट शुड बी यूर प्राइवेट सेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्राइवेट सेक्शन होगा और ये आपका पब्लिक सेक्शन होगा। तो बस इस चीज को, 2 चीज को आपको बताना था, तो ये चीज आप यहाँ पर समझ गए अब तो इसको आप इस तरीके से यूज कर लीजिएगा। तो ये मेंबर फंक्शन हो गया, ये आपका प्राइवेट में क्लास का हो गया। तो इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। तो हमने प्रोग्राम देखा। एक और प्रोग्राम अगर है क्या, देखता हूँ जल्दी से मैं। हाँ, एक और प्रोग्राम है जिसमें हमने एक बताना है कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड 2 नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड एंड डिस्प्ले द लार्ज वैल्यू ऑफ द स्क्रीन। तो देखिए कैसे बनाना है, बड़ा सिंपल सा ये भी कंसेप्ट है। यहाँ पर हमने बिग ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी बिग क्या है, मेरा क्लास का नाम हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, इट इज ए यूर रन टाइम। तो ये पहला हो गया। फिर मैंने अपने डेटा को रीड करना है, तो मेंबर फंक्शन मैंने कॉल किया। मैंने यहाँ पे इस मेंबर फंक्शन से अपना बड़ा नंबर फाइंड आउट कर लिया।
तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्लास बनाया है, तो इट इज ए यूर क्लास, तो ये क्लास बनाया है। इसको क्लास को आप ध्यान से देखिए कि सबसे पहले क्लास बिग है, क्लास का नाम दिया है, फिर डेटा मेंबर। अब देखिए यहाँ मैंने प्राइवेट नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट जो मोड रहता है वो प्राइवेट ही रहता है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है। आप लिखना चाहे तो प्राइवेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटा मेंबर लिखा है, इट इज ए यूर डेटा मेंबर, ठीक है। इसके बाद में ये आपका मेंबर फंक्शन है, तो दो मेंबर फंक्शन हो गए, इट इज ए मेंबर फंक्शन है ना, इट इज ए मेंबर फंक्शन 1, और ये है आपका मेंबर फंक्शन 2। तो ये आपके यहाँ पर दो मेंबर फंक्शन दिख रहे हैं, तो इट इज ए मेंबर फंक्शन 2, तो ये 2 हो गया। तो दो मेंबर फंक्शन है और यहाँ पर दो डेटा मेंबर है, एक ए है और एक बी है। तो इसे सबसे पहले हमने इंटर ए बोला है, सी इन ए कर दिया है, और इंटर बी किया है, सी इन। देखिए इनपुट करने के लिए इस तरीके का हम ऑपरेटर लेंगे और आउटपुट करने के लिए इस तरीके का ऑपरेटर लेंगे। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, एक तो सी आउट की तरफ है लेसर साइन, और ये है आपके इनर साइड में यानी ग्रेटर साइन, इसको यहाँ पर इस तरीके से लेंगे। तो इट इज यूर, तो यहाँ पर दो मेंबर फंक्शन है, रीड ए बी की वैल्यू रीड हो गई, और जब भी हम इस मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे कि ए ग्रेटर देन बी, तो हमें मिलेगा ए इज बिगर देन बी, एल्स मिलेगा बी इज बिगर देन ए। तो ये कॉमन नाम है आपका, ये तो आप जानते ही हैं सब। तो इसमें मैं लॉजिक नहीं समझाऊंगा, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही समझाना है। तो दिस इज अबाउट द टुडे लैब। तो ये मैं आपको दे दूंगा, आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। ओके।